दोस्तों, बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच चुका होगा। 69 बीपीएससी की घोषणा हो चुकी होगी और देश के होनहार युवक तैयारी में जुट चुके होंगे। तो अब सोचना किस बात का, ओजांग आईएएस एकेडमी जिन्होंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस में रैंक 1 हासिल कराई है और बेहतरीन शिक्षण तकनीक के लिए जाने जाते हैं, अपनी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा। 69 बीपीएससी की क्लासेस मात्र 5,999 में, सारे बेहतरीन टीचर, एक कम्प्रिहेंसिव क्लास, और ये सभी कुछ आपको आपके घर तक मिलेगी। तो अब दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और 69 बीपीएससी में सफलता का परचम लहरा सकते हैं देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा। जुड़िए बीपीएससी के साथ और ऑनलाइन कक्षाओं को एंजॉय करिए। तो कल एक क्वेश्चन किया था, चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करते हैं, देखते हैं आप लोगों ने कल क्लास को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा, कितने अच्छे तरीके से जानने की कोशिश की। लेट्स स्टार्ट। रेडी? क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट बिलोंग टू द सप्त सिंधु। कल मैंने सप्त सिंधु के बारे में मैप किया था। चलिए जल्दी से देखते हैं कौन ओजांकियन जो है वो तैयार है। कल की क्लास में, कल की मैपिंग में उसने बहुत ध्यान से किया था। लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु से संबंधित नहीं है? नहीं है, राइट। सो आंसर देखिए आप, कौन कौन सा आंसर हो सकता है, क्या प्रॉस्पेरिटी है इसकी। राइट, सभी लोग ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। यस, कौन सी नहीं है सप्त सिंधु से? तो कल मैंने आपको सप्त सिंधुओं के बारे में बताया था। यस, वंडरफुल, शाबाश। जिन्होंने कल की क्लास ढंग से की होगी वो इसको बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अगला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज कराई थी, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज, उसके बारे में बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिगार्डेड टू द वैदिक पीरियड, यानी वैदिक काल से संबंधित चीजों के बारे में विचार करें। राइट, वैदिक काल से के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ है विश, विश क्या मेड ऑफ द ग्राम से, मेड बाय ग्राम्स, जन हेड बाय विश, ग्रामीणी हेड ऑफ ग्राम, राजन हेड ऑफ जन्स। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन कौन से सही हैं। विश ग्रामों को मिलाकर बनाते थे, जन विशों के मुखिया को बोलते थे, ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था और राजन जो है वो जन का मुखिया होता था। विच इज द फॉलोइंग पेयर्स, कौन सा निम्नलिखित में सही है? केवल 1 और 2, 1 और 3, 4 या केवल 2? ओनली 2। ध्यान से देखिए, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी, तो तुम्हें एकदम याद करा के छोड़ दूंगा कि एकदम एक कंसंट्रेशन आपका डेवलप होगा। अब हमने जो पढ़ा उस पर क्वेश्चन तुरंत के तुरंत होने चाहिए, तुरंत। राइट, विश, जन, ग्रामीणी और राजन, ध्यान से करना है। कह रहा है इनकरेक्टली मैच, कौन सा गलत जो है वो सुमेलित है। ध्यान से पढ़िए, करेक्टली नहीं, इनकरेक्टली बोल रहा है। कौन सा गलत है? हो गया, नेक्स्ट आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वैदिक काल के संबंध में राजन के दार्शनिक संरक्षक के रूप में जाना जाता था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द फिलोसफर और द मेंटर ऑफ द राजन विद रिगार्ड टू द वैदिक पीरियड? विद रिगार्ड टू द वैदिक पीरियड किसे कहा गया है? पुरोहित, विशपति, ग्रामीणी या जन को? किसे जो है वो राजा राजन के मेंटर के रूप में रखा गया है? इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है आपके आंसर में? कल आप लोगों ने क्लास की थी तो इतना डिफरेंस आप लोगों को नहीं आना चाहिए। अगर ध्यान से, आप लोगों को क्या लगा ओजांग सर डेमो ले रहे हैं? ओजांग सर दम निकाल देंगे पहली क्लास से ही, याद रखिएगा, हमारे यहां बहुत फोकस किया जाता है इन सब चीजों पे। हाँ जी, क्वेश्चन दे दे के हालत खराब हो जाएगी। चलिए, डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द वैदिक पीरियड? निम्नलिखित में से कौन से वैदिक काल के लोगों का व्यवसाय नहीं है?
राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द वैदिक पीरियड? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लोगों का व्यवसाय नहीं है? एग्रीकल्चर, ट्रेड, एनिमल रेयरिंग, फॉरेस्ट्री, वानिकी। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? कृषि, व्यापार, पशुपालन और वानिकी। फिर से क्वेश्चन पढ़ लें ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कल की क्लास याद होगी तो आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। वंडरफुल। हर क्लास का हमें दम निकाल लेना, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका हमें आउटपुट नजर आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्री वैदिक पीरियड? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व वैदिक काल से संबंधित है? कौन सा पूर्व वैदिक काल से संबंधित है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? यानी कि जो है रिलेटेड प्री वैदिक पीरियड से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स यहां पर अवेलेबल हैं हमारे पास? क्लियर? डन? बताएं, यस, नो, कुछ तो बताइए। हां सर, हो गया। गुड। सो क्वेश्चन आंसर हम बात करते हैं। फर्स्ट का सी, आंसर मैच करें। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी एंड फिफ्थ का बी, एंड फिफ्थ का बी। फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, जो सेकंड है उसका डी है, थर्ड का ए, फोर्थ का डी और फिफ्थ का बी। कितने 5 आउट ऑफ 5 हैं? पहले बताएं कितने। शाबाश, वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। परसों जब मैंने कल टेस्ट लिया तो फोकस किया कि आप क्लास पे फोकस करें। अब देखिए, कल आपने कहा कि 2 क्वेश्चन सर आपने पढ़ाया नहीं था लेकिन क्वेश्चन से लिया। मेरा कोशिश था कि आपका अटेंशन लेवल बढ़े। कई लोगों ने फर्स्ट डे सोचा अरे यार ये कुछ डेमो टाइप की क्लास चल रही है, ऐसे कुछ कर लेते हैं। फिर जब कल ध्यान दिया, अब आप देखिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके आज के सेगमेंट से आए हुए हैं। तो उन सभी को सबसे पहले बधाई जिनके 5 आउट ऑफ 5 हैं। वंडरफुल। चलिए, जिनके 5 में से 4 हैं ठीक ठाक है, कंसंट्रेशन में थोड़ा ध्यान है, और जिनके 4 से कम है वो बहुत सीरियसली ध्यान दें। मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनके लिए आगे रास्ते बहुत कठिन होने जा रहे हैं। 24 घंटे हो रहा है एग्जैक्टली, आज से 24 घंटे पहले मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया और आज मैंने सारे के सारे नोट्स से दिए। अगर आप टीचर के नोट्स को रिसाइट नहीं कर पा रहे, सिंपल सी चीजें, अभी तो बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी, ठीक है, तो वहां पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके लिए बहुत दिक्कतें होती चली जाएंगी और वो समस्या आपकी बढ़ती चली जाएगी। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, अगर आपके 4 से कम मार्क्स हैं, 3, 2, 1, वो सभी बहुत फोकस हैं कि आप क्लास में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग यानी आपको केवल रिसाइट रटने की आदत है और आप इस रटने के माध्यम से यूपीएससी को क्रैक नहीं कर पाएंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं, यूपीएससी में 3 आयाम चाहिए। पहला बीटीएल यानी बिटवीन द लाइन, अंडरस्टैंडिंग करते हुए। दूसरा इंटरडिसिप्लिन यानी आपस में जोड़ते हुए। तीसरा ऐसे स्मार्ट नोट इसको क्विक रिवाइज कर सके। आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कभी भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप अभी भी देखें तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप कोशिश करिए कि आप किसी भी तरीके से आप जो है वो अपने मार्क्स बढ़ाइए। जिनके भी मार्क्स कम है वो सभी बिल्कुल चिंता में आ जाएं कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है और अपने बारे में सोचना शुरू करें, यार मैं क्या पढ़ रहा हूं, रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है। ठीक है, डन। चलिए, क्लास के साथ क्वेश्चन की पीडीएफ दे दी जाएगी।
ये तो अभी ट्रेलर है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन। आपको ये बताने की कोशिश है कि टीचर अगर मेहनत कर रहा है, सोचो अगर ये लंबी चौड़ी पीडीएफ होती तब आपकी क्या हालत होती। LWMI नोट समझाते हुए एक एक पॉइंट को आपको बताया, तब आप 5 में से 5 मार्क्स लेकर नहीं आ पाए। तो अब आप ये सोचिए, आपका जो कॉन्सेप्ट को समझने की पावर है, जो आपकी जो एक सिस्टम कहते हैं वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, इस पर आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है। मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पढ़ना एक अलग बात होती है, पढ़कर सीखना एक अलग बात होती है, सीख कर क्वेश्चन करना एक बिल्कुल ही अलग बात होती है। ये सारी रिक्वायरमेंट यूपीएससी जो है वो आपको देता है। डन। नाउ लेट्स मूव टू द अवर टॉपिक। हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपके लिए पहला झटका। आइए वापस चलते हैं और हम अब पहुंचते हैं अपने उस काम पर। और आज हम पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं, या लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं। अब वैदिक काल आगे बढ़ा। शुरुआत में हमने देखा कि नदियों के साथ इसका विस्तार होता रहा। कल हमने बहुत से रीजन समझे, 2 दिन में हमारी बहुत गहरी डिस्कशन हुई। आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। और यह भी जानना चाहता हूं कि आप तेजी से तैयारी करना शुरू कर दें। और अब आ जाते हैं लेटर वैदिक पीरियड पे, यानी उत्तर वैदिक काल। लिखो उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल था, यानी अर्लियर जो वैदिक पीरियड था, उसमें हमने देखा जो जन, जिसका राजा, जो इसका अधिपति जो होता था, वो बेसिकली राजन कहलाता था। वो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई यानी पॉलिटिकल यूनिट थी, जो सबसे बड़ा एरिया था। क्योंकि उस समय अभी बहुत ज्यादा शस्त्र, बहुत ज्यादा राजनीति अपना विस्तार नहीं कर पाई थी। राजनीति का बेसिक पर्पस था समाज और इकोनॉमी को सपोर्ट करना, ये पहला था। धीरे धीरे समय बीतता रहा, विस्तार होता रहा, धीरे धीरे एग्रीकल्चर और प्रॉस्परस होता रहा, एग्रीकल्चर के और क्षेत्र बढ़े। धीरे धीरे जो है वो इन आर्यों ने बाकी बड़े हिस्से में, काफी बड़े हिस्से में अपना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। काफी बड़े हिस्से में अपना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसको जो शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जन जो है, जो जन एक पॉलिटिकल एरिया था, वो धीरे धीरे स्टेट्स यानी प्रदेश में परिवर्तित होता चला गया। राइट, बड़े एरिया में, लार्जर एरिया में जो है वो परिवर्तित होना शुरू हो गया। और इसका नाम रखा गया जनपद। जनपद जो होते हैं, महाजनपद और जनपद, तो ये कॉन्सेप्ट आया जो आगे धीरे धीरे आगे और आगे बढ़ते चले गए। तो जनपद, ये शब्द मिलकर बना। जन का मतलब होता है लोग, और पद का मतलब जहां लोगों का तेजी से विचरण हो, आवागमन हो, जहां पर जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करते हो, तो उसको जनपद या महाजनपद कहा गया। सो नाउ जन बड़े बड़े स्टेट, लार्जर स्टेट्स में कन्वर्ट होते चले गए, बड़े बड़े जो है वो हिस्से में परिवर्तित होते चले गए, एक बड़ी पॉलिटिकल इकाई के रूप में ये डेवलप हो रहे थे। नेक्स्ट वन। सो आर्यों ने धीरे धीरे कहां अपना विस्तार करना शुरू किया। सो आर्यन एरियाज में ये अब जो है वो सरस्वती के और नीचे होते हुए ये धीरे धीरे इन्होंने जो अपना एरिया है वो ईस्टर्न साइड में बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी पूर्व हिस्से में बढ़ाना शुरू किया, जिसमें कुरु, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अहिछत्र, पांचाल, कापिल्य, कौशल, कौशांबी, काशी, विदेह, अंग, मगध, आगे चलकर ये महाजनपद और बड़े जब हुए प्रदेश यानी स्टेट्स, तो ये महाजनपद में कन्वर्ट होते चले गए। राइट। तो अब इस कंडीशन में इसका धीरे धीरे विस्तार जो है वो नदियों के क्षेत्र में फैलता चला गया। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, कल आपने नोटिस किया था, कल मैंने आपको बताया था जहां जहां नदियां एलुवियल सॉइल को फैलाती चली जाती हैं, वो मॉइस्चर कंटेंट, उसकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, और वो एग्रीकल्चर यानी कृषि को बहुत सपोर्ट करता है। जरा ध्यान से देखो कि कल के नक्शे से अगर हम आज मैप पे नीचे की तरफ जाते हैं, तो कल मैंने कहा था ना, भारतीय मैदानी क्षेत्र में जो प्लेनर एरिया है वहीं पर तुम्हें सबसे पहले साम्राज्य दिखाई पड़ेंगे। इस मैप पे तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? इस मैप पे तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा कि जितना भी आपके स्टेट्स है, जो आपकी आबादी है, जो पॉलिटिकल इकाई है, वो इंडियन प्लेन्स के साथ साथ फैलती चली जा रही है। इसका मतलब है कि नदियों के द्वारा लाई गई जो बिछाई गई मिट्टी है, जो सॉइल बाय द रिवर्स, राइट, एलुवियल सॉइल, फर्टिलिटी, ये जो है ये वहां की आबादी के लिए, वहां के स्टेट फॉर्मेशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। क्लियर हुआ था कल? अब देखिए, कल आपने ये मैप नहीं देखा था, लेकिन एग्जैक्टली जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उसी को फॉलो करता है। यही कॉन्सेप्ट की सबसे खास बात होती है। राइट। तो ये जो है वो हमारा धीरे धीरे विस्तार होने लगा। तो क्या रहा, जो आर्य थे इनका एरिया क्या था, इनके विस्तार का, आर्य लोगों का विस्तार कैसे हुआ, दैट इज एरिया, क्षेत्र क्या रहा। ठीक है, तो LWMI नोट्स हम शॉर्टर फॉर्म में बनाते हैं।
सो दे कंट्रोल द लैंड बिटवीन गंगा यमुना एंड अदर पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर क्या होती हैं? भूगोल कहता है कि हमारे यहां दो तरह का नदी तंत्र होता है। अंडर द ज्योग्राफी, इन द ज्योग्राफी देयर आर टू टाइप ऑफ रिवर सिस्टम, वन इज पेरेनियल एंड सेकंड इज पेनिनसुलर रिवर। पेरेनियल रिवर वो होती हैं जो सदा नीरा होती हैं, जिसमें हमेशा पानी आता है, और हमेशा पानी के लिए फॉर ऑल वेदर वाटर जो है उसका सोर्स ग्लेशियर होना चाहिए। यानी वो हिमालयन रिवर जो होती हैं उनको पेरेनियल रिवर कहा जाता है। सोर्स जो है वो थ्रू आउट ईयर अवेलेबल रहता है, जबकि जो पेनिनसुलर रिवर है उनके पास सोर्स ऑफ वाटर जो है वो थ्रू आउट ईयर अवेलेबल नहीं होता है। राइट, सो कंट्रोल द लैंड बिटवीन द गंगा यमुना एंड अदर पेरेनियल रिवर। तो आर्यों ने धीरे धीरे करके लिखो, आर्यों ने धीरे धीरे गंगा यमुना तथा अन्य सदा नीरा नदियों, गंगा यमुना तथा अन्य सदा नीरा नदियों के मध्य का स्थान, अन्य सदा नीरा नदियों का स्थान के बीच का स्थान अपने नियंत्रण में ले लिया। कैन यू डिफाइन मी? आगे बढ़ने से पहले अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मेरी अभी तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, और कॉन्सेप्ट पढ़ाना मेरा एक जो तरीका है, यही क्षेत्र क्यों, वाई दिस पर्टिकुलर एरिया, सिविलाइजेशन के विस्तार में आगे चलकर तुम देखोगे, जो भी हमने मैप देखा कि मोस्ट ऑफ द महाजनपदास जो थे वो इसी एरिया में क्यों, वाई? कैन यू डिफाइन मी? क्या आप मेरे साथ एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं? जो भी आपको थॉट आ रहा है, जो 2 दिन में हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, बस आज आपको उसको क्या कर देना है, वो उसको आपको बता देना है। ठीक है, प्लीज मुझे बताएं। सदा नीरा मीन्स जिसमें नीर का मतलब होता है पानी, सदा का मतलब होता है सदैव, दैट इज अ पेरेनियल रिवर, जिसमें हमेशा जल बना रहता है। ठीक है, यानी वो ग्लेशियर से सोर्स रिसीव करती हैं। तो ग्लेशियर्स लगातार पिघलते रहते हैं। ग्लेशियर्स क्या होता है? ट्रैप्ड वाटर होते हैं, एक जमा हुआ जल होता है जो धीरे धीरे रिलीज होता है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, सॉइल इज द बेस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी इज बेस ऑफ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो बहुत अच्छा, वो जो मैंने पहली क्लास में आपको एक लिंक बताया था, आप वो लिंक कंटिन्यू कर दो कि मृदा जो है यानी मिट्टी जो होती है, अब ये नदियां क्या कर रही हैं, ये गंगा यमुना, गंगा भारत की, उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक, सबसे बड़ी नदी है जो अपने साथ ढेर सारा जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल लेकर आ रही है, गंगा लेकर आ रही है। और अन्य सदा नीरा नदियां जो ग्लेशियर से पानी ले रही हैं, वो लगातार क्या कर रही है, एलुवियल सॉइल बिछा रही है। फर्टाइल सॉइल इज द बेस ऑफ द गुड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ अ प्रॉस्पेक्ट सोसाइटी, सोसाइटी आकार बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है, समाज का आकार बढ़ता है, उसमें हायरार्कीज होती हैं, हायरार्की से क्या होता है, इकोनॉमी और सोसाइटी जो है पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होता है। कितना बढ़िया लिंक है इसका आपके साथ। तो धीरे धीरे क्या है, ये जो जनपद, महाजनपद, बड़े बड़े जो स्टेट्स बनते हैं, ये दे आर द लार्जर इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल यूनिट्स। ये बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ी इकाई है। कौन सी इकाई? ये राजनीतिक और क्या थी, आर्थिक इकाइयां थी। यानी व्यापार बड़े पैमाने पर होगा, यहां पर सत्ताएं बड़े पैमाने पर काम करेंगी, जो राज्य का क्षेत्र होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यू हैव द कंट्रोलिंग पावर। सो यही क्यों, नीचे की तरफ क्यों नहीं? जस्ट बिकॉज ऑफ द बेसिक फंडामेंटल इज द मॉइस्चर, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो बेसिक फंडामेंटल लेकर जा रहे हैं। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपने कितने खूबसूरती से कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, यही सबसे खास बात है। बधाई हो आप सभी को, आप लोग क्लास में इन्वॉल्व हैं। राइट, अब देखो तो ये जो एरिया रहा, ये बेसिकली अब क्या होगा, व्हेन द पीपल गैदर टू, एक साथ समाज के रूप में, सोसाइटी के रूप में वो गैदरिंग करते हैं, सो दे हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो क्या होता है, समाज को चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं। दे हैव इकोनॉमिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम। धीरे धीरे समाज में ये तंत्र डेवलप हो जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज सिविलाइजेशन। राइट, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सभ्यताओं का विकास कहते हैं, उसको सभ्यताएं कहते हैं। व्हेन यू हैव हाउसिंग प्लानिंग, जो है हाउस आपके पास है, मकान है, सेटलमेंट है आपके पास, वेल स्ट्रक्चर इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, यू हैव अ लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी, आपके पास आजीविका की सुविधा है। सो दैट मीन्स यू आर सिविलाइज नाउ। ठीक है, सिविलाइज हो गए। तो देखो, तो सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन यहीं पर रहा उनका। दिस इज नोन एज, देखो, सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ आर्यंस, आर्यों की सभ्यता का केंद्र, आर्यों की सभ्यता का केंद्र क्या था, उसको मध्य देश कहा गया, नॉट मध्य प्रदेश, दैट इज अ मध्य देश। तो ये पूरा सिस्टम जहां बताया गया वो मध्य देश रहा, क्योंकि पहले जो है हम आजादी से पहले ये पूरा हिस्सा हमारा था, ये पूरा हिस्सा अफगानिस्तान से लेते हुए, और ये जो आज बंगाल के साथ, नेपाल के साथ सिस्टम लगा रहे हो, हिमालय के नीचे का हिस्सा, ये पूरा जो है हमारा हिंदुस्तान था। तो उसके हिसाब से, आज के हिसाब से तो हमारी बाउंड्री यहां से चली जाती है,
लेकिन उसके हिसाब से ये मध्य देश था, जहां पर हमारा फर्टाइल सॉइल था, जहां पर हमारी सबसे उपजाऊ भूमि थी, और ये पेरेनियल रिवर यानी सदा नीरा नदियों के द्वारा सिंचित भूमि थी। यहां पर मॉइस्चर था, यहां पर नई मिट्टी थी, यहां पर जो है वो पशु व्यवस्था, यहां पर जो है वो वनस्पतियां, हर चीज थी यहां पर, और मौसम भी यहां पर अपना अच्छा, क्लाइमेटिक सिस्टम भी यहां पर बहुत अच्छा बना रहता था। राइट, तो ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। क्लियर? सो दिस इज नोन एज मध्य देश। इसे हम लोग क्या कहेंगे? मध्य देश। इस मध्य देश की जो सीमा थी, राइट, द बाउंड्री ऑफ द मध्य देश डिफाइंड बाय द ईस्टर्न बाउंड्री डिफाइंड बाय द रिवर सरस्वती। लिखो, इस मध्य देश की पूर्वी सीमा सरस्वती नदी द्वारा निर्धारित की गई। नदियां बेसिकली सीमाओं को निर्धारित करती, आज भी है। दोस्तों, बिहार पीसीएससी यानी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच चुका होगा। 69 बीपीएससी की घोषणा हो चुकी होगी और देश के होनहार युवक तैयारी में जुट चुके होंगे। तो अब सोचना किस बात का, ओजांग आईएएस एकेडमी, जिन्होंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस में रैंक 1 हासिल कराई है और बेहतरीन शिक्षण तकनीक के लिए जाने जाते हैं, अपनी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा। 69 बीपीएससी की क्लासेस मात्र 5,999 में, सारे बेहतरीन टीचर, एक कम्प्रिहेंसिव क्लास, और ये सभी कुछ आपको आपके घर तक मिलेगी। तो अब दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और 69 बीपीएससी में सफलता का परचम लहरा सकते हैं देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा। जुड़िए बीपीएससी के साथ और ऑनलाइन कक्षाओं को